Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. The first article is important for GS पेपर 1, GS पेपर 2. बात की जा रही है जल्लीकट्टू के बारे में. देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर यहाँ पर आया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जल्लीकट्टू एक बोवाइन स्पोर्ट है. मतलब यहाँ पर जो तमिलनाडु का जो अमेंडमेंट था, ठीक है, जो अमेंडमेंट लॉ यहाँ पे तमिलनाडु ने बनाया था ऑन जल्लीकट्टू, उसको यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड माना है. ठीक है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि स्टेट का जो लेजिस्लेचर है उसमें यहाँ पर हम कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं. जो भी डिसीजन यहाँ पे लिए गए थे, जो अमेंडमेंट लॉ इन्होंने बनाया हुआ था जल्लीकट्टू को लेकर, वो कम्प्लीटली वैलिड है. क्योंकि जब आप बुल टेमिंग इवेंट की बात कर रहे हो, इस जल्लीकट्टू के बारे में आप बात कर रहे हो, तो ये जो लोग हैं यहाँ के, उनके हेरिटेज, उनके कल्चर का पार्ट है और इसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है. अब जैसे आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच यहाँ पर बना दी थी जो डिसाइड करने वाली थी अबाउट दी जल्लीकट्टू. सो इस बेंच को यहाँ पर हेड किया बाय जस्टिस के.एम. जोसेफ और इन्होंने वैलिडिटी दी कि जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स है, तमिलनाडु अमेंडमेंट एक्ट 2017 एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स कंडक्ट ऑफ जल्लीकट्टू रूल्स 2017, ये जो एक्ट था ये रिसीव किया गया, प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिल गया और यहाँ पर किसी भी तरीके का फ्लॉ नहीं दिखाई दे रहा है. ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है. ओके, अब देखिए जल्लीकट्टू के बारे में समझते हैं, थोड़े से इसके इतिहास के बारे में समझ लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखिए जब हम जल्लीकट्टू के बारे में बात करते हैं तो ये एक बुल टेमिंग इवेंट है, एक स्पोर्ट होता है जो कि यूजुअली आपको मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टाई और दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के आसपास आपको देखने के लिए मिल जाएगी. और इन्हीं क्षेत्रों को यूजुअली जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है. आगे अगर हम बात करें तो जल्लीकट्टू जो स्पोर्ट है ये कंडक्ट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ मट्टू पोंगल. मट्टू पोंगल यूजुअली थर्ड डे ऑफ द फोर्थ डे ऑफ जो फेस्टिवल पोंगल होता है उसमें इसको कंडक्ट कराया जाता है. इसको मंजू वृत्तु और एरू थुजावत्तल भी बोलते हैं. यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे जल्लीकट्टू में इन्वॉल्व होता है वर्ड कल्ली जिसका मतलब होता है कॉइन्स एंड कट्टू जिसका मतलब होता है टाई, विच डिनोट्स अ बंडल ऑफ कॉइन्स दैट टाइज ऑन द बुल्स हॉर्न. तो यहाँ पे जो बुल्स होते हैं इनके हॉर्न पर इस तरीके की थैली यहाँ पर बांध दी जाती है. अब अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो देखिए इसका इतिहास बहुत पुराना है. जो संगम एज के एविडेंस हैं उनमें हमें देखने के लिए मिला है. बहुत सारी केव पेंटिंग्स यहाँ पर देखने मिली हैं जिसमें जल्लीकट्टू यहाँ पे दो लोग बैठे हुए हैं और दे आर फाइटिंग विद ईच अदर यहाँ पे बुल्स पे बैठकर. और जो सेम इवेंट्स यहाँ पर हो रहे हैं इन इमेजेस में बिल्कुल इसी तरीके से डिपिक्ट करती हुई इमेजेस आज से 2500 साल पुरानी यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं. सो इससे भी समझ में आता है कि ये जो इनका इवेंट है, जो बुल टेमिंग का ये जो स्पोर्ट्स है, ये आज का नहीं बल्कि सेंचुरीज पुराना है. सो इसी तरीके के जो रेफरेंसेस हैं वो हमें बहुत ही फेमस और एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट शिल्पादिकरम जो कि तमिल संगम लिटरेचर की बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है इसमें, और साथ ही मलाई पादुकदम और काली थोगई, ठीक है, इस तरीके के जो शब्द हैं इनमें हमें देखने के लिए मिले हैं. इनमें भी आप देखेंगे तो जल्लीकट्टू के बारे में बात की गई है. कुछ दूसरे नाम आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे. जल्लीकट्टू को और भी दूसरे नामों से जाना जाता है जैसे यूरिथजावुत्थल, मुदोई पिदीथल और पोल्लेरुधु पिदीथा. आई गेस मैंने यहाँ पे शायद सही प्रोनाउंसिएशन किया है. थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इनका प्रोनाउंसिएशन यहाँ पर करना सिंस दे बिलोंग टू तमिल वर्ड्स. तो डू अंडरस्टैंड, स्क्रीन पर रीड कर लीजिए. चलिए आगे अगर हम बात करें तो देखिए लीगल बैटल शुरू कहाँ से हुई थी, इतिहास क्या है. तो देखिए सबसे पहले जब हम जल्लीकट्टू के बारे में बात करते हैं या हम एनिमल क्रुएल्टी की बात करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रुएल्टी फॉल करता है कॉन्करेंट लिस्ट में, विच मीन्स यहाँ पर स्टेट और सेंटर दोनों इस पर लॉ बना सकते हैं. और यहीं पे ये टसल देखने मिली थी. कहाँ पर आपको देखने मिल जाता है, इन दी 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए जब सबसे पहला क्वेश्चन आया जल्लीकट्टू के बारे में वो ये था कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए अंडर द कल्चरल राइट
विच मैंशन इन द आर्टिकल 29 क्लॉज 1। 29 क्लॉज 1 क्या बात करता है? एक फंडामेंटल राइट है जो कि गारंटी करता है कि वो प्रोटेक्ट करेगा एजुकेशन और कल्चरल राइट के सिटीजन्स को। और यही पे बात यहाँ की जा रही थी कि ये इसकी इतिहास पुराना है, ये कल्चर से संबंधित है। तो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट आर्टिकल 29 क्लॉज 1 में इसका आपको जिक्र देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए इशू कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले 2007 की बात है जब यहाँ पर एक लीगल स्क्रूटनी की गई, जब एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया गया और उन्होंने एनिमल राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर काम किया। और इसी के तहत पेटा ने सबसे पहले एक पिटीशन मूव करी सुप्रीम कोर्ट में अगेंस्ट दी जल्लीकट्टू, जिसको बुलॉक कार्ट रेस के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता था। मई 2014 में क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया बुल टेमिंग स्पोर्ट और रूल कर दिया ऑन अ पिटीशन दैट साइटेड द 2011 एंड नोटिफिकेशन बैन ऑन एनी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट्स जहाँ पे एनिमल का इन्वॉल्वमेंट है। देखिए 2011 में ही एक डिसीजन आया था जहाँ पे एनिमल क्रुएल्टी या ऐसे किसी भी स्पोर्ट को बैन किया जा रहा था जहाँ पे एनिमल्स को इन्वॉल्व किया जा रहा है और उनकी जो जीवन है उस पर कहीं ना कहीं नुकसान उनको हो सकता है। उसी के तहत 2014 में सुप्रीम कोर्ट इसे बैन कर देगा। अब 2014 में ये जो बैन किया गया था, आप याद रखेंगे यहाँ पर जो केस था विच इज़ ए नागराजा वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। और यहाँ पर इसको क्रूएल बताया गया था कि ये जो है ये पूरा क्रूएलिटी की जा रही है। हालांकि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रेफर कर दिया कि बहुत ज़्यादा डिबेट हुई यहाँ पर, तमिलनाडु अपना एक बिल लेकर आएगा, अपना एक लॉ यहाँ पर बना देंगे तमिलनाडु गवर्नमेंट, जिसके बाद यहाँ पर मुद्दा गर्मा गया और बात की जाने लगी कि क्या इसको कल्चरल प्रोटेक्शन देना चाहिए या नहीं। एंड रिजल्टेड इनटू 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई और लगातार इसके बीच में टचलता और फाइनली रिजल्ट इज आउट, हम सभी के सामने है, ठीक है। अब बात यहाँ पे की जाएगी कि जो अमेंडमेंट है, जो तमिलनाडु के जो पीसीए की अगर आप अमेंडमेंट की बात करते हैं तो वो क्या है। देखिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्लेम कर दिया कि ये इक्वल अथॉरिटी दे रहा है डिटरमाइन करने के लिए एक्शंस कंस्टेंटली क्रुएल्टी टू एनिमल विद इन द पर्सपेक्टिव। इन्होंने बोला कि नहीं, जल्लीकट्टू की जब आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ध्यान रख रहे हैं, किस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि जो नेटिव वेराइटीज़ हैं, ठीक है, जो बुल्स की नेटिव वेराइटीज़ हैं उनको हम यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनको यहाँ पर कंजर्व कर रहे हैं। और ये एक तरीके का एग्जाम्पशन है जब आप देश दुनिया में देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के थ्रू यहाँ पर जो ओरिजिनल नस्ल है उसको यहाँ पर डैमेज किया जा रहा है। वहीं तमिलनाडु गवर्नमेंट का क्लियर कट आर्ग्यू था कि ये जो अमेंडमेंट है ये लोगों की जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए है, जो नेटिव वेराइटीज़ हैं बुल्स की, जो कि तमिल पीपल का राइट है उनको कंजर्व करना, अपने कल्चर को कंजर्व करना, उसके लिए ये किया जा रहा है। और इसमें कहीं से कहीं तक किसी भी बुल या किसी भी एनिमल को हम यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। दिस वॉज इन दी अमेंडमेंट, ओके। चलिए इसी के साथ एक चीज़ और समझ लीजिए कि एनिमल वेलफेयर की सिचुएशन इंडिया में क्या है। सबसे पहले जब हम एनिमल वेलफेयर की बात करते हैं तो पहला आर्टिकल हमारे सामने आ जाता है विच इज़ डी DPSP डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, आर्टिकल 48A, जो कि बात कर रहा है दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट, ध्यान से समझिए शब्द, प्रोटेक्ट करेगा, इम्प्रूव करेगा एनवायरनमेंट और सराउंडिंग एरियाज को, सेफ गार्ड करेगा फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ कंट्री के। वहीं हम फंडामेंटल ड्यूटी 51A G क्लॉज की यहाँ पर बात करें जो क्या बोल रहा है कि प्रोटेक्ट करना है, इम्प्रूव करना है हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, साथ ही हमें लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ या जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग क्रिएचर है उनको हमें प्रोटेक्ट करने की बात करनी है। और इसी के साथ मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि क्या आर्टिकल 29 क्लॉज 1, तो ये सारी लीगल चीज़ें हमारे सामने थी। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स आप याद रखेंगे जो जल्लीकट्टू से संबंधित हैं। यहाँ पर एक टाइमलाइन है जो हमने डिस्कस करी है वो आपको दिख जाएगी। साथ ही ये टाइमलाइन, ये पूरी की पूरी चीज़ें मैंने आपको PDF फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी दे दी हैं। सो इन केस आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल विच इज़ द राउज अकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ पर जा सकते हैं और इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। चलिए ऑपरेशंस, अगेन ड्रग बस्टिंग्स को लेकर बहुत सारे ऑपरेशंस लगातार हमें देखने मिल रहे हैं। उसी में एक और न्यूज़ आपको देखने मिल जाएगी विच इज़ दी ऑपरेशन ध्वस्त। नाम याद रखेंगे, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस तरीके की चीज़ें। प्री में आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। देखिए रिसेंटली जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है हमारी NIA,
इन्होंने एक कोवर्ट ऑपरेशन यहाँ पर चलाया था और इन्होंने अरेस्ट किया है 3 लोगों को जिनका कनेक्शन देखने मिला आपको नेशन वाइड जो ऑपरेशन जो टेररिस्ट गैंग है जो ड्रग को स्मगल कर रहे हैं उनके नेटवर्क को यहाँ पर कैप्चर किया गया है। तो पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, ऑपरेशन ध्वस्त किससे संबंधित है, ड्रग बस्टिंग नेटवर्क से संबंधित है, किसके द्वारा चलाया गया है, NIA के द्वारा चलाया गया है। ठीक है, चलिए NIA के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, GS पेपर 3 के लिए इसकी इम्पॉर्टेंस है। NIA की जब हम बात करते हैं तो इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक सेंटर का काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है इंडिया में, जो मैंडेट करता है, इन्वेस्टिगेट करता है किसी भी ऑफेंस को, वो जो कि भारत की सोवरेनिटी से, सिक्योरिटी से या इंटीग्रिटी से रिलेटेड है। चाहे कोई भी चीज़ जो भारत की सोवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी से संबंधित है, ऐसी सारी चीज़ें को ये यहाँ पर डील करता है। जैसे फ्रेंडली रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट्स, एटॉमिक और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स, ड्रग, फेक इंडियन करेंसीज, offenses under statutory law and enacted the implementation international treaties, agreement, convention, resolution of the United States etc. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। कब इसको बनाया गया था, तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द एक्ट ऑफ 2008, एक्ट ऑफ NIA 2008। ये जो एजेंसी है ये एम्पावर करती है, डील करती है विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द टेरर रिलेटेड क्राइम अक्रॉस द स्टेट विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम एनी स्टेट। सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अंडरवेयर अंडर द प्रोक्लेमेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। हेडक्वार्टर कहाँ देखने मिलेगा जी, आपको हेडक्वार्टर देखने मिलेगा राजधानी न्यू दिल्ली में। अब अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन कैसे हुआ, तो देखिए इसके ओरिजिन के पीछे कहानी है 26/11 के मुंबई अटैक की। ठीक है, 26/11 का जैसे ही मुंबई टेरर अटैक होगा नवंबर 2008 में, इट शुक द इंटायर इंडिया, इंटायर वर्ल्ड इनफैक्ट। और यहीं पर एक आपने देखा होगा अलग अलग इन्वॉल्वमेंट थे, पुलिस का अलग इन्वॉल्वमेंट था, अलग अलग एजेंसीज। तो ऐसी चीज़ों से निपटने के लिए एक यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की ज़रूरत थी और फाइनली गवर्नमेंट डिसाइडेड एंड दे केम अप विद द आइडिया ऑफ NIA। ठीक है, उस समय जो हमारे फॉर्मर यूनियन होम मिनिस्टर P चिदम्बरम थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल, और उसी के बाद आप देखेंगे 31 दिसंबर को 2008 ये आ गया और 2009 से इसने फंक्शन करना चालू कर दिया। ठीक है, अगर हम इनके जोरिस्डिक्शन की बात करें तो इसके अंदर द लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, इनफैक्ट ये उन लोगों पर भी अप्लाई होता है, एवरी इंडियन सिटीजन, चाहे वो देश में रह रहे हों या देश के बाहर देखने मिलेंगे। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विसेज का पार्ट है, किसी भी पोस्ट पर है, पर्सन्स जो शिप पर हैं, एयरक्राफ्ट पर हैं, जो कि रजिस्टर्ड है इंडिया में, उन पर भी अप्लाई होगा। पर्सन हु कमिट सच शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन्स और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, उन पर भी NIA यहाँ पर लागू हो जाता है। तो शेड्यूल ऑफेंसेस क्या हो जाते हैं, इससे हमें एक चीज़ और समझनी होगी। देखिए जब हम शेड्यूल ऑफेंसेस की बात करते हैं तो एक लिस्ट बनाई गई है, जैसे कुछ चीज़ों के नाम बोल देती हूँ, एटॉमिक एनर्जी एक्ट, एंटी हाईजैकिंग एक्ट, सार्क कन्वेंशन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो शेड्यूल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आती हैं। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो आपको याद रखनी है रिलेटेड विद द NIA। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगेन रिलेशन किससे है, ई मलखाना की बात की जा रही है, ई मलखाना फैसिलिटी की बात की जा रही है, रिलेटेड है प्रीलिम से। अब देखिए ई मलखाना है क्या, समझिए इसको इस तरीके से। ई मलखाना एक तरीके का एक साइंटिफिक वे है जहाँ पर क्या किया जाएगा, जो किसी भी क्राइम से रिलेटेड जो एविडेंस हैं उनको रिकॉर्ड किया जाएगा, उनको एक साइंटिफिक वे में स्टोर किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा, जो भी क्राइम सीन से मिले हैं। अब ये वर्क देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, कारण यहाँ पर क्यों था, देखिए अलग अलग तरीके के क्राइम्स होते हैं और जब इनको यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ को सीज कर लिया जाता है, उनके एविडेंस होते हैं, क्राइम सीन्स के अलग अलग सीन होते हैं, उनका एक स्टैंडर्ड साइज़ होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बॉक्स होना चाहिए। साथ ही
यहाँ पर क्या होता था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने मिलते थे, सारी चीज़ें एक जगह, एक अनऑर्गेनाइज्ड वे था। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग अंडर द ई मलखाना, यहाँ पर एक प्रॉपर साइज़ के, हर साइज़ के अलग अलग बॉक्सेस होंगे जिनके अंदर क्राइम सीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें मिली हैं उनको स्टोर किया जाएगा। इसको स्टोर करने के बाद ये क्या करेंगे, इसको पूरी तरीके से पैक करेंगे। पैक करने के बाद इसके ऊपर आपको एक क्यूआर कोड देखने के लिए मिलेगा। जैसे इस क्यूआर कोड को स्कैन किया जाएगा तो इस बॉक्स के अंदर जितनी भी जानकारी है, जो भी इससे रिलेटेड पास्ट में किस किस लोगों ने इस बॉक्स को एक्सेस किया, इसके अंदर कितनी जानकारी है, क्या क्या एविडेंसेस हैं, ये सारी जानकारी इमीडिएटली मिल जाएगी। तो एक तरीके से एक साइंटिफिक अप्रोच है जिससे एविडेंसेस को ज़्यादा छेड़छाड़ ना किया जाकर उनकी जितनी भी जानकारी है वो क्यूआर कोड से मिल जाए। अब क्या होगा, देखिए जब फाइल्स यहाँ से वहाँ जाती हैं, जब केसेस लगते हैं, तो उसमें ही एक ये पेज यहाँ पर जाएगा जिसमें इससे रिलेटेड एविडेंसेस का एक क्यूआर कोड लगा रहेगा। सो देयर वांट बी नीड ऑफ प्रेजेंट द एविडेंसेस अनटिल अनलेस उनकी डिमांड नहीं की जाती, उनको मंगाया नहीं जाता है कि ओके हमें फिजिकल एविडेंसेस की ज़रूरत है। इससे सिक्योरिटी बढ़ेगी, एविडेंसेस सुरक्षित रहेंगे, साथ ही एक साइंटिफिक अप्रोच जो है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ तक सारे आर्टिकल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है जहाँ पर बात की जा रही है ग्रीन डिपॉजिट्स की। अब देखिए रिसेंटली आरबीआई एक आइडिया के साथ यहाँ पर आया, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ आया जहाँ पर जो बैंक्स हैं अगर वो ग्रीन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, यही हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए ग्रीन डिपॉजिट क्या होता है। जो हम रेगुलर डिपॉजिट करते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं ग्रीन डिपॉजिट, कोई खास अंतर आपको देखने नहीं मिलेगा अदर देन दैट। यहाँ पर होता क्या है, जो बैंक्स हैं अगर ये आपकी ग्रीन डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहाँ देखने मिलेगा कि दे हैव टू प्रॉमिस कि वो यहाँ पर जो मनी यहाँ पे ली गई है उसको ग्रीन डिपॉजिट्स में ही यूज़ करेंगे। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स में बैंक इन पैसों को लगाएंगे, अपने कस्टमर के पैसों को, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक है जिन्होंने आपको प्रॉमिस किया है कि वो ग्रीन डिपॉजिट्स यहाँ पर करने वाले हैं कि ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है इसको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके, उसको प्रमोट किया जा सके, क्लाइमेट चेंज जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर सपोर्ट किया जा सके। हालांकि बैंक यहाँ पर अवॉइड करेगा इस तरीके की इन्वेस्टमेंट जो कि फॉसिल फ्यूल से रिलेटेड है। मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके अंदर कुछ हार्मफुल केमिकल्स यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो क्लाइमेट है उसके डिस्टर्ब होने के चांसेस है, तो इस तरीके से ग्रीन डिपॉजिट वर्क करता है। ओके, सो एक ग्रीन डिपॉजिट को हम बोल सकते हैं एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी वाइड एरे है जो कि फाइनेंस करता है उन तरीके के प्रोडक्ट्स को, उस तरीके की स्कीम्स को, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन शेयर, ऐसे सारी इन्वेस्टमेंट को जो कहीं ना कहीं एनवायरमेंटल फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करती है। अब देखिए आरबीआई का क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो आया है वो क्या बोलता है। देखिए आरबीआई का बोलना है कि कोई भी जो बैंक है वो यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, जब उनको फुलफिल कर लेगा उसी के बाद ये क्या कर सकते हैं, ग्रीन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहली कंडीशन की क्या, कि यहाँ पे बैंक्स को क्या करना होगा, दे हैव टू कम अप विद अ सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पर आप अपनी एक रूल्स के साथ आइए, आप अपनी पॉलिसीज़ बनाइए, जिसके बाद क्या किया जाएगा, जो रिस्पेक्टिव बॉन्ड्स हैं उनकी ज़रूरत क्या होगी, आप उनका इन्वेस्ट कहाँ करने वाले हो, पहले तो ये आप बताइए। दूसरी चीज़ क्या बोल रहे हैं, ये जो रूल्स हैं इनको पब्लिक आपको करना होगा, बैंक की वेबसाइट्स पे आपको डालना होगा। ऑल्सो व्हाट दे हैव टू डू, जितने भी रेगुलेशन इन्फॉर्मेशन है, जो अमाउंट है ग्रीन डिपॉजिट की, कितना इनको मिला, हाउ मच दे हैव डिपॉजिट, किन किन प्रोजेक्ट्स में यहाँ पर डिपॉजिट किया गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाएंगी। नेक्स्ट रूल, व्हाट नेक्स्ट रूल इज सेइंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो डू नॉट टेक इट लाइटली कि अरे आरबीआई की रेगुलेटरी है हमें क्या करना है। It is important for your means examination, for your prelims examination, so do not take this topic lightly. चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी असेसमेंट करेगी जो वेरीफाई करेगी जो सारे क्लेम्स यहाँ पर किए जा रहे हैं बैंकों के द्वारा, कि कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एवरीथिंग विल बी मेजर बाय दी
बैंक itself and the third party. Now the next point is कि RBI ने यहाँ पर एक और लाइन बोली है कि एक लिस्ट है सेक्टर्स की जिनको क्लासिफाई किया गया है कि ये सस्टेनेबल और एलिजिबल ग्रीन डिपॉजिट के सोर्स हैं, जिसमें आप रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड अफॉरेस्टेशन की जैसी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर बैंक्स इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही बैंक्स को यहाँ पे बार किया गया है कि ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे किसी भी जो आपने ग्रीन डिपॉजिट के रूप में जिस अमाउंट को लिया है, आप उसे किसी भी बिजनेस प्रोजेक्ट, चाहे उसमें फॉसिल फ्यूल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, न्यूक्लियर पावर का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, टोबैको, गैमलिंग, पाम ऑयल या हाइड्रो पावर जनरेशन जैसी चीज़ों का जहाँ पर इस्तेमाल होगा, वहाँ पर ग्रीन डिपॉजिट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आरबीआई यहाँ पे ग्रीन वॉशिंग को भी मैनेज करेगा। आपको पता है हमने ग्रीन वॉशिंग यहाँ पे पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर यूजुअली जो इन्वेस्टर्स होते हैं, कंपनी होते हैं, ये क्लेम करते हैं कि देखिए हमारा प्रोडक्ट है ये तो पूरी तरीके से सस्टेनेबल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, लेकिन पता चलता है उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है। सो इस तरीके की चीज़ों को भी आरबीआई ने यहाँ पर रोका है। इन्होंने बोला है कि जो ग्रीन वॉशिंग है, ऐसे क्लेम्स को यहाँ पर रोका जाएगा। सो दीज आर समथिंग जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। अब देखिए, विल ग्रीन हाउस डिपॉजिट हेल्प डिपॉजिटर, इन्वेस्टर एंड द एनवायरनमेंट? यस। डिपॉजिटर जो कि केयर कर रहे हैं एनवायरनमेंट के बारे में, उनको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ठीक है हमारा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट हमने किया है जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्शन द एनवायरनमेंट, ग्रीन इन्वेस्टमेंट एक तरीके से एक एंथुजियास्टिक प्रोजेक्ट होगा जहाँ पे बहुत सारे जो एनवायरनमेंट को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, दे विल कम फॉरवर्ड एंड दे विल इन्वेस्ट इट। ओके, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट आर्टिकल। साइंस के सेक्शन में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है रिलेटेड विद द पीरियड्स पॉवर्टी। सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंस है। समझ लीजिए कुछ बहुत ही ब्रीफ में इस आर्टिकल को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। देखिए, जब हम मेंस्ट्रुएशन की बात करते हैं तो हमें सभी को पता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि एक्सपीरियंस की जाती है लगभग 24 से 26% महिलाओं के द्वारा 15 से 49 की जो एज में होती हैं। और एक जो मेंस्ट्रुअल स्पैन अगर बोला जाए तो एक एवरेज 35 ईयर्स एक किसी भी महिला के जीवन में एक वो टाइम पीरियड होता है जहाँ पर वो थ्रू आउट सिंस लाइक 15 to 35 वो यहाँ पर मेंस्ट्रुअल से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पेन, इन सब चीज़ों को देखते हैं। अगर हम इसी एस्टिमेशन को लेकर आगे बढ़ें तो एक इंडिविजुअल को रिक्वायर होंगे अप्रॉक्सीमेटली 15,000 to 20,000 डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड्स या फिर आप वजाइनल टैम्पून्स की बात कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब आप समझिए, दिस मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 300 मिलियन वुमेन्स, ट्रांसजेंडर, नॉन बाइनरी इंडिविजुअल, ये हर दिन दे एक्चुअली मेंस्ट्रुएट डेली, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो पीरियड पॉवर्टी है वो आपको एक बहुत लंबे स्तर पर देखने मिल जाएगी, जहाँ पर लो इनकम ग्रुप्स हैं, लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, लिमिटेड एक्सेस है सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स का। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम पीरियड्स पॉवर्टी को समझें तो इसको इस तरीके से देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जहाँ पर पानी की कमी होना, साफ़ सुथरा पानी नहीं होना, या बहुत कम पानी है कि पीने के लिए नहीं है, हाउ दे गोना यूज़ दैट वाटर फॉर देयर मेंस्ट्रुअल हाइजीन। दूसरा, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होती, इनएडिक्वेट सेक्सुअल हेल्थ एजुकेशन है, परपेचुएट पीरियड पॉवर्टी इसमें एग्जिस्ट करेगी। आप देखेंगे इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं कॉन्सिक्वेंसेज? इससे बहुत सारे फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस, वजाइनल कैंसर होने के चांसेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जब आप पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज भी इसमें आ जाते हैं कि एक लोगों को तरीका ही नहीं पता है कि वेस्टेज या जो डंप है, जो मेंस्ट्रुअल पैड्स हैं, उनको किस तरीके से डंप करना है, तो वो कई बार ये उसको जला देते हैं या उसको डिग आउट कर देते हैं, रिजल्टेड इन टू वॉट, ये आपके एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पीरियड्स पॉवर्टी अकेले एक महिला की हेल्थ के लिए जिम्मेदार नहीं है। एक जो बच्चा होगा, जो कहीं ना कहीं अगर जो महिला का जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छा आप देखेंगे, इट्स अ गुड इंडिकेटर फॉर दी मैटरनल, न्यूनेटल एंड द इन्फेंट हेल्थ।
सो एक तरीके का अगर आप देखेंगे आज की डेट में मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा आपको देखने मिलेगा, बहुत सारे टैबूज हैं जहाँ पे महिलाएं इससे बात करने से डरती हैं, पैट्रियार्की है, एक नेगेटिव परसेप्शन है सोसाइटी में, बहुत इल ट्रीटमेंट यहाँ पर किया जाता है। तो ये मेंस्ट्रुअल स्टिग्मा है, इससे निकलना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी की वजह से मेंस्ट्रुअल हेल्थ जो है that is strictly linked to the 6 of the United Nations Sustainable Development Goals। कैसे? देखिए, पहले तो नो टू पॉवर्टी, नो टू पॉवर्टी का मतलब क्या होगा? ओके, that means they have certain amount कि they can go out and they can buy sanitary pads for their self। सेकेंडरी यहाँ पर बात की जा रही है गुड हेल्थ। गुड हेल्थ किस चीज़ से रिलेटेड है? जब आप मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करेंगे तो वो गुड हेल्थ से रिलेटेड हो जाती है। वेल बीइंग, बिकॉज विमेंस एंड दी अदर हूसोएवर इज लाइक गेटिंग दी मेंस्ट्रुएशन, उनको कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस से गुजरना होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे उनकी एक मेंटल हेल्थ, नॉट अलोन दी फिजिकल हेल्थ, उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने मिलता है। देन नेक्स्ट इज दी क्वालिटी एजुकेशन। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो लोगों को पता होगा कि भाई ओके व्हाट इज पीरियड, व्हाट नीड्स टू बी डन, जिन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें हाइजीन किस तरीके से रखना है, उसका किस तरीके से आपको डिस्पोज करना है। जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पर बात होगी। क्लीन वाटर और सैनिटेशन इससे रिलेटेड है। जब हम इन सारे गोल्स की बात कर रहे हैं तो हमने टारगेट लिया है 2030 तक हमें इन्हें अचीव करना है। बट अगर हम मेंस्ट्रुअल हेल्थ की बात करें तो ये कहीं ना कहीं ये जो गोल है ये बहुत पीछे जाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अब एक और सवाल आ जाता है, क्या एजुकेशन और हेल्थ का क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, लिमिटेड एक्सेस है वाटर और सैनिटेशन फैसिलिटीज़ पे, जिसकी वजह से आप देखिए महिलाएं एजुकेट नहीं हो पा रही। क्यों? क्योंकि भाई उन्हें पानी भरने के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है। लगभग 25% जो महिलाएं हैं वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि भाई उनके मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज होते हैं और जिसकी वजह से उन्हें क्लोथ्स या दूसरी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है विच इज़ नॉट कंफर्टेबल एज वेल एज, जो उनके लिए सेफ नहीं होती, रिजल्टेड इन टू दैट कि स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ जाते हैं। एडिशनली अगर हम बात करें तो ऐसी महिलाएं जो कि इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस कंट्री में रहती हैं वो सेफ मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स को नहीं ढूंढ पाती। लाइक देयर इज़ अ टाइम पीरियड फॉर हाउ लॉन्ग वन शुड यूज द पैड, so it is 6 hours, 6 to 5 hours, but what is happening due to lack of accessibility, lack of education, what women are doing, they are using that entire one sanitary napkin for entire day, resulted into what, वो उनको vaginal cancer या दूसरे disorders की तरफ ले जाता है। सो एक तरीके का पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन आपको देखने मिलेगा, रिजल्टेड इनटू व्हाट, रिप्रोडक्टिव और यूट्रिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी या पीरियड्स जो प्रेगनेंसी है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं एजुकेट करना, एक फ्री और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सो एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जैसा हमने डिस्कस किया, डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड। अगर आप देखेंगे तो जो पॉल्यूशन है, क्योंकि अगर आप एक पैकेट की बात करेंगे तो ईच पैड टेक्स 5 to 800 ईयर्स टू डिग्रेड। ठीक है, आप देखिए 500 से 800 साल लगते हैं एक पैड को डिग्रेड होने में, और इससे बहुत सारे टॉक्सिन्स और केमिकल रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे तो एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि जब आप इंडिया जैसे एरियाज़ की बात करेंगे, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करेंगे तो आप पाएंगे इट इज़ अ बिग टैबू व्हाट women's are doing, they are going out, they are disposing, they are digging the holes, and they are either they are digging the holes and putting those sanitary napkins inside those holes, or else what they are doing, they are burning it। अब क्या हो रहा है इससे? इससे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट इम्पैक्ट हो रहा है। साथ ही साथ विमेंस की सिक्योरिटी पे भी एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि भाई रात के अंधेरे में वो जाती हैं ताकि वो इन पैड्स को डिस्पोज कर सके, सो दैट नो वन विल सी दैम, रिजल्टेड इन टू वॉट अगेन, कि यहाँ पर जो एनवायरनमेंट है उसमें एक बहुत बड़ा नुकसान तो हो रहा है, साथ में जो महिलाएं हैं उनकी सिक्योरिटी पे भी एक सवाल देखने को आपको मिल जाएगा। सो मेंस्ट्रुअल हेल्थ एक राइट इशू है। जेंडर इनइक्वालिटी आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगी जो सदियों से चली आ रही है। जब भी आप ह्यूमन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सो जिस तरीके से वोटिंग राइट, एजुकेशन, पॉवर्टी, ओनरशिप और सारे राइट्स हमारे पास हैं, उसी तरीके से मेंस्ट्रुअल राइट की जब बात की जाती है तो ये कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ रह जाता है। सो एक बहुत अच्छा बात है जहाँ पर इसको एक फंडामेंटल राइट के इशू में यहाँ पर लेके आना चाहिए। नॉट अलोन
अलोन विद द फंडामेंटल राइट बट द हेल्थ और एनवायरनमेंट के पॉइंट से भी इसके बारे में डिस्कस किया जाना चाहिए। ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.